हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरी पाठशाला यानी पाठशाला विद वर्षा में। आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच, जो कि इंटर हाई स्कूल सभी एग्जाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके बारे में पहले आपको कुछ बता दें कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। तो फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में बोलते हैं अलंकार। जैसा कि आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा कि अलंकार क्या होता है। हमें अपना जो भी हमने लिखा है, जो हमारा मैटर है, जो भी लिटरेचर में हम जो कुछ भी लिखते हैं, तो उसको हम और बेहतरीन तरीके से पेश करने के लिए, उसको और आकर्षक बनाने के लिए जिन शब्दों का अलग-अलग तरह के शब्दों का अलग-अलग तरह के सेंटेंसेस का यूज करते हैं, जिससे कि हमारा जो लेखन है, जो हमारा लिटरेचर है, साहित्य है, जो भी हमने लिखा हुआ है, वो और सुंदर हो सके या वो और आकर्षक हो सके। तो इस तरह से हम फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार का यूज करते हैं। तो अलंकार यहाँ पर बहुत सारे होते हैं। आपको जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, इन सभी चीज का यूज करते हैं हम अपने लिटरेचर को, अपने साहित्य, अपने काव्य को और जो भी हम लिखते हैं पोएट्री, प्रोज, उन सबको इफेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ अलंकार यहाँ लेकर आए हैं फिगर ऑफ स्पीच, तो जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज का ये हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है एलिट्रेशन। सबसे पहले हम आज बात करेंगे एलिट्रेशन के बारे में। ठीक है, कि एलिट्रेशन क्या होता है। ये एक टाइप का फिगर ऑफ स्पीच है और एलिट्रेशन को आप समझते हैं कि ये होता क्या है। The repetition of similar sounds, usually consonants, at the beginning of word। इसका क्या मतलब है? रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंड्स, यानी कि किसी भी साउंड का जो रिपीटिशन हो। इसका मतलब क्या है कि हम जो अल्फाबेट यूज करते हैं सेंटेंसेस में, तो जो भी हमने वर्ड लिए, तो उन वर्ड का जो पहला, यूजुअली कॉन्सोनेंट, कि पहला लेटर सेम होना चाहिए। जैसे अगर हमने कोई वर्ड लिया, तीन चार उसमें वर्ड्स हैं, तो जैसे यहाँ पर मान लिया कि रिपीटिशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आर है, तो हम दूसरा वर्ड जो भी यूज कर रहे हैं उसका भी पहला जो लेटर होगा वो आर से ही स्टार्ट होगा। फिर सिमिलर में इसमें मान लिया कि यहाँ पर आर दिया हुआ है, तो एक ही लेटर को हम जब बार बार रिपीट करते हैं अपने लिटरेचर में, अपने पोएट्री में बार बार रिपीट करते हैं, तो उसको हम, उसका मतलब है कि वहां पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया? द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंड्स, यूजुअली कॉन्सोनेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड। यहाँ पर वॉवेल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉन्सोनेंट की, यानी ए ई आई ओ यू हटाकर जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनका हम यहाँ पर यूज करते हैं सेंटेंस में। आपको पोएट्री में जो भी आपने पोएम देखी, अगर उसमें उसके जो वर्ड्स हैं उसमें लगातार यूज हुआ है किसका, एक ही सिमिलर साउंड का यूज हुआ है, सिमिलर कॉन्सोनेंट का यूज हुआ है, तो उसका मतलब है उसमें एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज करी गई है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखना है इसका एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है स्वीट सेंटेड स्टफ। ठीक है, किसी पोम की ये लाइन है, स्वीट सेंटेड स्टफ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्वीट का एस, सेंटेड का एस और स्टफ का एस, तीनों क्या है, सिमिलर है। तीनों में ही सिमिलर कॉन्सोनेंट यूज किया गया है। इट मींस कि यहाँ पर जो पोएट है उसने क्या किया है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्या है एग्जाम्पल, फर्स्ट फ्लेम्स फ्लिकर्ड फ्यूरियसली। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट में एफ आया है, फ्लेम्स में एफ आया है, फ्लिकर्ड में एफ आया है और फ्यूरियसली में भी एफ का यूज किया गया है। इट मींस कि यहाँ पर भी हम क्या देख सकते हैं, वी कैन सी दैट देयर इज एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। ठीक है, ये एलिट्रेशन का ही एग्जांपल है क्योंकि यहाँ पर सिमिलर कॉन्सोनेंट का यूज किया है। ठीक है, अब हम अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ, अपने अगले फिगर ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है काकोफोनी। ठीक है, काकोफोनी क्या होता है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
द प्रेजेंस ऑफ हार्श साउंड विद इन अ सेंटेंस। अब इसका क्या मतलब होता है कि हमने देखा अगर कि कोई पोयम है या कोई भी लिटरेचर में प्रोज है, पोएट्री है, कुछ भी है, उसमें हम ये देख सकते हैं कि हार्श साउंड यानी कि कर्कश ध्वनि। ध्वनि का मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाता है, अनप्लीजेंट वर्ड्स। ठीक है, अनप्लीजेंट मतलब जो सुनने में अच्छे ना लगे, उसे हम क्या बोलते हैं? इसका मतलब कि उसमें काकोफोनी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। ठीक है, हार्श साउंड विद इन अ सेंटेंस, जैसे कोई सेंटेंस है उसमें आपने कोई वर्ड पढ़ा जो सुनकर अच्छा ना लगे यानी अनप्लीजेंट लगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसमें काकोफोनी यूज की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अब एग्जांपल देखेंगे। ही हैज अ ब्लैक हार्ट। ठीक है, यानी उसका दिल काला है। ही हैज अ ब्लैक हार्ट, तो हम किसी के बारे में क्या अच्छा बोल रहे हैं? ब्लैक हार्ट बोल रहे हैं, उसका दिल, ब्लैक हार्ट बोल रहे हैं, उसका दिल काला है, तो यहाँ पर क्या ये अनप्लीजेंट वर्ड है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें काकोफोनी का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्या है? द बर्ड हैड, द बर्ड हैड शार्प क्लॉज। ठीक है, द बर्ड हैड शार्प क्लॉज, तो यहाँ पर भी हमने देखा कि काकोफोनी का यूज हुआ है। तो काकोफोनी मीन्स क्या होता है, आपको समझ में आया कि जब किसी भी सेंटेंस में, प्रोज पोएट्री के किसी भी सेंटेंस में आपको ऐसे अनप्लीजेंट वर्ड दिखे जो सुनने में अच्छे ना लगे, तो वो क्या है कि वो हमारा काकोफोनी, वहां पर फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, ताकि हमारे जो वर्ड्स हैं, हमारे जो सेंटेंसेस है, वो और इफेक्टिव लग सके देखने में। अब वर्ड में क्या है कि, अच्छा बताइए, वर्ड को हमेशा हम कैसा मानते हैं? वर्ड को सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट मानते हैं। तो यहाँ पर अगर उसके वर्ड के लिए शार्प यूज किया गया है वर्ड, तो क्या है, ऐसा ऐसा लगता है कि जैसे हाँ कुछ हम अनप्लीजेंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काकोफोनी का यूज हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा नेक्स्ट टाइप है कंसीट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसीट? तो यहाँ पर इसको भी समझ लेते हैं कि कंसीट क्या होता है। Two vastly different objects are likened together with the help of simile or metaphor. Two vastly different objects are likened together, यानी दो बिल्कुल अलग तरह की चीजें। टू वास्टली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मीन्स दो बिल्कुल अलग तरह की चीजों को जब लाइकन टुगेदर, एक जैसा माना जाए। किसी सेंटेंस में मान लीजिए आपके पास कोई सेंटेंस लिखा है, उसमें आपको दो वर्ड ऐसे मिले हो जो बिल्कुल ही क्या है, डिफरेंट हो, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, दोनों सेंटेंस में दो वर्ड आपको ऐसे दिखे जो बिल्कुल अलग हो, लेकिन फिर भी उन्हें एक साथ रखा जाए, ताकि ये दिखाने के लिए, दोनों में सिमिलरिटी दिखाने के लिए जब एक साथ रखा जाए, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर आपको देखना है कंसीट फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखेगा, जॉन डन का फ्ली। ओके, जॉन डन की एक है वर्क फ्ली, उसमें आप इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और एक ब्रोकन हार्ट एज अ क्लॉक, ये भी जॉन डन की ही है। आप इन दोनों में आपको कंसीट का बहुत अच्छा एग्जांपल उसमें देखने को मिल सकता है, यानी कि दो वर्ड ऐसे दिए हो जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो, लेकिन उनको साथ में रखा गया है ताकि वो एक जैसे लग सके। तो ये हो गया हमारा कंसीट। अब हम अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्या है? यूफेमिज्म। अब यूफेमिज्म क्या होता है, तो इसको भी समझ लेते हैं। ये भी एक टाइप का फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारी हैं, आपको कोई ऐसा गिनती नहीं है कि 10 है, 15 है, 20 है, क्योंकि जब भी कोई पोइट आता है वो अपना नया वर्ड यूज करता है, नया तरीका यूज करता है, तो वो सारी चीजें हमारी फिगर ऑफ स्पीच में ऐड होती चली जाती हैं। ठीक है, जैसे कि हम किसी चीज को, मान लीजिए कोई हमारे पास
कोई एक पिक्चर है, तो उस पिक्चर को हम डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए अलग-अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे एक कोई बंदा आया, एक कोई पर्सन आया, उसने उसमें कुछ दूसरी चीज़ कर दी, तो क्या हुआ, वो हमारा एक अलग हो गया कि हाँ, इसको इसने इस तरह से पेश किया। फिर कोई दूसरा पर्सन आया, उसने उसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट कर दिया। तो इस तरह से फिगर ऑफ स्पीच भी, यहाँ देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच जो हमारे लिटरेचर को पोएट्स, राइटर्स अलग-अलग तरह से अपने अकॉर्डिंग वर्ड्स का यूज़ करके, उसमें अलग-अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस का यूज़ करके उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए जब वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसे हम फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। वही उसमें ऐड होते चले जाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर जो भी मैंने आज फिगर ऑफ स्पीच लिए हैं, वो बहुत ही यूनिक है, वो जल्दी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से ये आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है और लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है? तो इसमें देखेंगे यूफेमिज़्म क्या होता है? The use of gentle language to express unpleasant ideas. The use of gentle language जब हम टू एक्सप्रेस अनप्लेजेंट आइडियाज, कोई एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे हार्श साउंड, अभी हमने काकोफोन में पढ़ा था कि हार्श साउंड है जो, उनकी जगह जब हम जेंटल लैंग्वेज का यूज करें, इट मीन्स कि हमें, जैसे कि कोई भी सेंटेंस में कुछ हार्श वर्ड यानी ऐसे वर्ड जो अच्छे ना लगे रहे हों, उसकी जगह जब हम किसी जेंटल लैंग्वेज को यूज करते हैं, अच्छे शब्दों को उसको हटाकर हम जब अच्छे शब्दों को यूज करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यूफेमिज्म। ठीक है, इसका मतलब कि पोएट ने, राइटर ने वहां पर यूफेमिज्म फिगर ऑफ स्पीच यूज करी है। जैसे कोई पर्सन है, उसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, उसी उसने वो वर्ड बोला, ठीक, अब हमें नहीं अच्छा लगा, तो हमने क्या किया, उसकी जगह, उस वर्ड की जगह उसी से मिलता जुलता कोई दूसरा वर्ड जो सुनने में अच्छा लगे, खराब ना लगे, वो बोला। ठीक है, तो यही चीज होता है यूफेमिज्म, कि हार्श साउंड को या अनप्लीजेंट वर्ड को हटाकर हम जेंटल लैंग्वेज यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, यूफेमिज्म। ठीक है, अब यहाँ पर आप छोटा सा एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ लिखा है पास्ड अवे, यानी गुजर जाना, इंस्टेड ऑफ डाइड, मर जाने की जगह क्या वर्ड यूज करते हैं, गुजर गया। जैसे किसी ने कहा वो बंदा मर गया, ठीक, या ये सुनने में अच्छा लग रहा है कि ये सुनने में ठीक लग रहा है कि वो बंदा गुजर गया। इसका क्या मतलब है, शब्दों का खेल, कि डाइड वर्ड जो अनप्लेजेंट वर्ड है उसकी जगह पास्ट अवे का यूज कर दिया, तो इसी को ही यूफेमिज्म बोलते हैं। एक और एग्जांपल देख लेंगे, बिग बोन्स इंस्टेड ऑफ फैट। ठीक, फैट मतलब मोटा। आप अगर किसी को बोलोगे यू आर फैट, तो वो बुरा मान जाएगा, है ना? लेकिन आप अगर उसी जगह बोलोगे यू हैव बिग बोन्स, तो वही है, बात वही, ठीक है, लेकिन बस उसको बोलने का तरीका बदल गया, शब्द दूसरे यूज हुए। इससे कि क्या हुआ, कि आपने ये देखा कि उस सामने वाले को बुरा नहीं लगा वर्ड सुनने में। ठीक है, तो ये हमारा अनप्लीजेंट वर्ड हो गया। और ये कैसा वर्ड हो गया, ये हो गया हमारी जेंटल लैंग्वेज हो गई, यानी कि हमने इस वर्ड की जगह इस वर्ड का यूज किया ताकि सामने वाले को सुनने में खराब ना लगे, तो इसे ही हम यूफेमिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला हम टाइप देखेंगे। अब नेक्स्ट है हाइपरबोल। अब ये हाइपरबोल तो आपने पढ़ा ही होगा। हाइपर मीन्स क्या होता है, किसी चीज को बढ़ाना, यानी कि हाइपरबोल मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना। जब हम किसी नॉर्मल सी बात को बहुत ज्यादा उसमें ओवर स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, जैसे कि बोल दिया, अरे बिल्कुल दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो पहाड़ थोड़े ना सच में टूट पड़ा है, लेकिन हाँ ये है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बताना ही हाइपरबोल कहलाता है।
ठीक है। एन एक्सेसिव इज ओवर स्टेटमेंट अबाउट एनी फैक्ट, किसी चीज के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना ही हाइपरबोल कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल क्या है? शी क्राइड रिवर्स ऑफ टीयर्स, यानी कि उसने रो रो के नदियां बहा दी, नदियां भर दी रो रो के आंसुओं की। तो कोई रोता है, ठीक है, बहुत ज्यादा रोता है, लेकिन इतना नहीं रोता है कि उससे नदियां भर जाएंगी या नदियां बहने लगेंगी। तो यहाँ पर क्या है? एक नॉर्मल सी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर we can see that the sentence has hyperbolic effect. Okay, नेक्स्ट क्या है एग्जाम्पल? आई एम सो हंग्री, मैं इतना भूखा हूं, दैट की आई कैन ईट अ हॉर्स, कि मैं घोड़ा खा सकता हूँ। अब कोई बंदा इतना भूखा है, ठीक है, भूख लगी है, लेकिन क्या वो घोड़ा खा सकता है? नहीं। यहाँ पर केवल ये शो किया गया है कि उसको बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन इस बात को ओवर स्टेटमेंट की तरह पेश किया गया है कि आई कैन ईट अ हॉर्स, इतना भूखा है वो कि वो घोड़ा तक खा सकता है। तो क्या सच में? नहीं। लेकिन बस यहाँ पर इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए ही इस इफेक्ट का यूज किया गया है, हाइपरबॉलिक इफेक्ट। ठीक है। तो इस तरह से हमारे आज की जो मैंने जितने इम्पोर्टेंट और फिगर ऑफ स्पीच लिए थे वो आज यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। और ये सारे ही जितने भी आपको यहाँ बताए गए हैं, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं और ये जल्दी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और इसका नोट्स बनाकर जरूर रखिए, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम्स में जरूरी नहीं है कि हाई स्कूल इंटर के ही एग्जाम्स हो, उसके बाद आप जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, जितने भी एग्जाम है उसमें आपके ये सभी फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यस, like always, be friendly with English. Thank you.